हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोगों का 3 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन किन मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम कब कब है। 3 अगस्त वाले ज़रूर ही यहाँ पे जो है मैं कमेंट करेंगे। और बिल्कुल आप देखोगे कि जब ये क्लास आप करके जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, बिल्कुल आपको पेपर हूबहू देखने को मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम हॉल में। और ये बिल्कुल ही आप लोग जो है एक कम समय में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हो। और कहीं न कहीं एक सीट अगर आपको लेना है, तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों को रट जाओ, घोल के पी जाओ। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, तो वो मैथ का क्वेश्चन हो या रीज़निंग का हो या साइंस का हो या करंट अफ़ेयर का हो या जीके का हो, आप देखोगे कि सेम टू सेम आपको प्रश्न फँसने वाले हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं आप क्लास को लाइक कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफ़िकेशन और पीडीएफ आपको बिल्कुल जो हम फ्री में दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है? पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप इसके लाभ ज़रूर उठाएँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल हर एक क्लास की पीडीएफ दे रहा हूँ, ताकि आप अपना रिवीज़न अच्छे तरीके से कर सकें। पहला प्रश्न हमारे सामने देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है, यदि किसी संख्या में पहले 35% की कमी और फिर से जो है 25% की कमी की जाए, तो कुल कमी कितना है? देखिएगा, ये बिल्कुल पेपर है। आपको पहले मैथ का क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग का आएगा, अभी साइंस का आएगा, अभी जीके का आएगा, हर एक प्रश्न आएगा। बिल्कुल मिक्स जैसा पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को? तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मैंने आप लोगों को गणित जो है स्पेशल अलग से पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं देखते हैं, तो सुबह वाली क्लास में गणित का मैंने प्रश्न रखा हुआ है। आपको खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम गणित में है, तो मैंने गणित के भी स्पेशल क्लास रख दिए हैं। अभी भी 3 दिनों का समय है, तो कम से कम 4 से 5 जो है हम क्लास आपको गणित के लेंगे, ठीक है? जिसमें आपको पूरे के पूरे 25/25 मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मान लिया कि वह संख्या जो है 100% है और इसमें से 25% कम करना है हमें। तो देखिए, 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का अगर 35% हम करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा जो है 35 यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100 का किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालोगे 100 से, तो वह उतना ही आता है। तो यहाँ से 35 कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 65। अब 65 हो गया, इसने कहा कि भाई साहब अब 25% कम करो। यहाँ 35% कम हुआ है, 25%, तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 65 का 25% निकालेंगे, तो देखिए, कोई भी संख्या अगर 25 हमें कम करना है, तो 100 में से जिस तरीके से मैंने आपको 35 कम किया, तो उसी प्रकार 100 में से अगर 25 कम करते हैं, तो 75 बटा हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे हमने कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से, अब देखिएगा आप लोग बिल्कुल यहाँ पे काट दो। 25 के पहाड़े में 4 मरतबे और 25 के पहाड़े में 5 मरतबे। अब देखो, 5 के पहाड़े में ये 13 पचे 65। अब यहाँ से आप गुणा करोगे, 13 चौका 52, अर्थात आप यहाँ पे आपसे पूछा गया कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो देखिए, हम पहले 100 रखे थे अपना, और अभी जो है बच गया हमारे पास कितना, 52। मतलब 100 रुपया था, हमने उस पे 35% छोड़ दिया, फिर 25% छोड़ दिया, तो हमारे पास बच गया है जो यहाँ पे 52%। तो हमने छूट कितना दिया? तो 100 से 52 होने में कितना परसेंट का छूट दिया गया है? छूट 52%। आप आसानी से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुन रखा है। पर यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे 65% 75 निकाल दिया, क्यों भाई साहब? 25% निकालना था ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कह रहा है यहाँ पे, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मैंने आप लोगों को बताया भी है, भारत का सबसे सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला जो राज्य है, कॉफी का बात किया जाए, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जब बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महा महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य के रचयिता बताइएगा। महाभाष्य
के रचयिता कौन है? सभी लोग बताएंगे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि साधीर किस शास्त्रीय नृत्य का जो है प्राचीन नाम है? साधीर किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? साधीर किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे यहाँ पे आयुष अपनी कक्षा में ऊपर से 28वें तथा नीचे से 46वें स्थान पे है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न मुझे लगता है सभी लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर बताना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। मैंने आप लोगों से कहा है कि हर एक प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो कह रहा है कि कक्षा में आयुष, यहाँ पे आयुष खड़ा है। ऊपर से अगर आओगे तो ये आएगा 28वें नंबर पे। पर इसने कहा कि भाई साहब अगर हम नीचे से चलते हैं यहाँ पे, नीचे से चलते हैं यहाँ पे, तो आयुष जो खड़ा है वो जो है कितने पे है? 46वें नंबर पे आ रहा है भाई साहब। नीचे से 46वां और ऊपर से 28। अगर हम ओवरऑल जोड़ देते हैं तो 8 6 14 के 4, और ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। ये हो गया 73। क्या सॉरी 74। क्या 74 सही है? आप कहिएगा बिल्कुल गलत है भाई साहब। आपने आयुष को ऊपर से भी काउंट किया है, नीचे से भी काउंट कर लिया है। क्या आयुष 2 बार है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, एक ही है आयुष। तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आयुष को हमने 2 बार काउंट कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि हवा महल किस नगर में स्थित है? हवा महल किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई नोट कर लो आप लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो इसे वीवीआई नोट कर लो। हवा महल किस नगर को कहा जाता है? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो है ये स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप आरआरबी ग्रुप भी करके लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको डेली ही क्लास की पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएंगे और क्लासेज का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो वो भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन बताया है जयपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आपके कथकली है, मणिपुर है, कथक है और भरतनाट्यम है। बात किया जाए यहाँ पे कि शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका कथकली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब बताना है कि किस राज्य का जो है कथकली लोक नृत्य है। सभी लोग बताएंगे कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, और एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि किसका किसका एग्जाम किस तारीख को है, किस डेट को है। सभी लोग बताएंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिएगा देखिए, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किससे निर्धारित होता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किससे निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो देखिए परमाणु जो है दो ही चीज पे डिपेंड रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक में यही होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता है। तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ये आपने छोटी क्लासों में बिल्कुल पढ़ रखा होगा, ठीक है।
तो आप भी ऑप्शन नंबर बी के साथ ही गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा हो तो इस समीकरण को आप सॉल्व करो। बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि जो है आपके पास 67 है, फिर माइनस है तो माइनस की जगह पे आपके बोला गया है कि माइनस होगा तो प्लस लिखना है, तो हमने प्लस लिखा। फिर भागा लिखा है 13, 13 के बाद भाग, भाग को लिखा है इसने भाई साहब गुणा, तो हम भी गुणा कर देंगे 104। फिर इसने क्या किया है, गुणा लिखा है तो गुणे की जगह पे भाग 126, फिर प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस 93। अब इसी को तो सॉल्व करना है हमें। अगर आप भाग दोगे तो 13 के पहाड़ में 13 दूना का 26, 2 के पहाड़ में ये हो जाएगा आपका कितना, 5 और 2, तो ये 67 और 5 जोड़ लो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 6 5 11, उसमें से 93 आप माइनस कर लो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 2, 26। 26 यहाँ पे तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई साहब, 26 ऑप्शन में भी नहीं है। क्या कहीं पे हम लोगों ने गलती कर रखा है भाई साहब, क्या हम लोगों ने गलती कर रखा है, एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। 67 और इसने कहा है कि माइनस की जगह पे प्लस, हमने प्लस ही रखा था भाई साहब, ठीक है। भागा, भागा का अर्थ है यहाँ पे गुणा 104, फिर लिखा है आपका गुणा, तो गुणा की जगह पे आपको बताना है भाग 26, फिर प्लस है तो प्लस की जगह पे माइनस, प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा हमें 93। ठीक तो है भाई साहब। अगर 6 से 6, 4 से 4 6 के 24, 4 दूना 8, 4 के पहाड़े में ये आता है 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, नहीं आप 4 26 के पहाड़ में नहीं आता है, 26 दूना 52, ठीक तो है, 26 दूना 52, 4 4 मार्क में आ जाएगा, 13 चौका 52, फिर तो वही बात हो रहा है 52 हो रहा है यहाँ पे। फिर 93 घटाओगे यहाँ पे, 3 2 5, 6 5 11, उसमें से 93 घटाने पर हमें कितना मिल रहा है, वही बात आ जाएगा आपका, एक नहीं 2 और 2 22 हो रहा है भाई साहब, ये गलत है, ऑप्शन गलत है भाई साहब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुधार लीजिएगा यहाँ पे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, बहुत बेहतरीन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चंद्रबर दाई, चंद्रबर दाई बिल्कुल राइट उत्तर है, चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको याद रखना है कि 13 फरवरी को मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने बताया रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, उन लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है देखिएगा कि जो है 50 और 30 का जो है तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, गणित का फिर से प्रश्न है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारा चीज़ आपको फ्री में अगर कोई दे रहा है तो ये रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है, तो इसके फायदे आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो 50 और 30 का तृतीय अनुपाती अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ होता है, बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब ये पहला वाला ए होता है, ये बी होता है, तो 30 का स्क्वायर अर्थात 30 गुणे 30 हमें करना पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, और नीचे लिखना पड़ेगा 50, ये एक जीरो से एक जीरो, 5 छक्का 30, 3 छक्का 18, ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत कम समय में आप कर सकते हैं अगर आप ये प्रेस्टिक सीट डेली कर लेते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लालीवती, लालीवती पुस्तक किस विषय से संबंधित है,
लालीवती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि लालीवती पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो जिनने बताया है कि लालीवती पुस्तक जो है गणित से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 50वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ओलंपिक 2020 वाला जो है ये किस सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, एक्जरा कप किस खेल से संबंधित है? एक्जरा कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है एक्जरा कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। एक्जरा कप किस खेल से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पोलो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 बात किया जाए कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो आप लोगों का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया भाग 9, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 18 नंबर प्रश्न है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि वराह मिहिर, वहार वहार मिहिर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से ली जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 हॉकी जो खेला जाता है उसमें पेनाल्टी जो है स्ट्रोक कितनी दूरी पर लिया जाता है, ये हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। तो जिनने बताया है 7 मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है यदि सभी पंक्तियां केक हैं तथा सभी केक समोसे हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सबसे पहले इसका कंडीशन हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। सभी पंक्तियां पी से लिख लो, केक है, यहाँ पे जितने भी पंक्ति वो केक है, केक को मैंने लिखा के से। फिर तथा सभी केक समोसे हैं, जितने भी केक हैं ये सभी के सभी समोसे के अंदर है, ठीक है। समोसा को मैं लिखता हूँ एस से। फिर कह रहा है कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी समोसे पकती हैं, समोसा जितना भी है ये पकती है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। फिर कह रहे सभी पकती है समोसा है, ये जितने भी पकती है ये सभी के सभी समोसा के अंदर हैं, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। देखिए साइंस का प्रश्न आ चुका है कि जो है सूर्य का मुख्य घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। और जितने भी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सूर्य का जो मुख्य घटक है ये होता है हाइड्रोजन, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। किस खेल में लव शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है कि किस खेल में हम लोग
लव शब्द का जो है उपयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने बताया लव शब्द का उपयोग टेनिस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फूलपति लोक नृत्य जो है आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर आज है 24। ये बहुत खास है, ये बहुत खास है, सभी लोग बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। और अगर आपने अब तक जो है मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो कम से कम यार लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई इतना मेहनत किया है, साथ में पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहा है, क्लास भी आपको यूट्यूब पर फ्री डेली कराया जा रहा है, वो मैथ हो या साइंस हो या रीजनिंग हो, हर एक क्लास जिसमें भी आपको लग रहा है डाउट उसको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाओ जितने भी मेरे दोस्त हैं। तो जिनने बताया केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या था? हमसे पूछा गया है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें विकास दर कितनी थी? क्वेश्चन आपके सामने है 23, सॉरी 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना था? जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 7.6%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, ये स्टार लगा लो। इस तरीके के ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछते हैं और जो होते हैं बहुत ईजी, थोड़े से जो है आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके के प्रश्नों में, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजिक पता करो। भी से लिखा है जेड, भी होता है 22 पे, जेड होता है 26 पे मतलब +4, यू होता है 21 पे, वाई होता है 25 पे, यहाँ पे भी +4, तो हम भी यहाँ पे कितना करेंगे प्लस का 4 ही करेंगे, ठीक है। +4 18 4 22, 22 पे होता है भी, यानी कि पहला अक्षर भी होगा, ये क्लियर है। दूसरा अक्षर क्यू होगा, ये भी क्लियर है। अब तीसरा अक्षर क्या होने वाला है ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा अक्षर एल से पी लिखा है, एल 12 पे, पी 14 पे, यानी 4 जोड़ा है। पी 12 सॉरी तीसरा पता करना है, के और ओके होता है 11 पे, वो होता है 15 पे, हमें भी 4, तो एच होता है 8 4 12, 12 पे होता है एल, था दिए गलत। अगला प्रश्न लास्ट, जी से के 11 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो हम भी यहाँ पे सी 4 और 3 7 7 पे होता है जी। जी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही था आप लोगों का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आज है 27। कह रहा है यहाँ पे कि मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे मैथन बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मेथन बांध जो है मेथन बांध जो है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 27, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बराकर, बराकर नदी उन्हीं उसी पर बंधा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है रबी फसल का प्रमुख मौसम कौन सा है? रबी फसल का प्रमुख मौसम कौन सा है? ये प्रश्न खास है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टार लगा लो आप लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो बताओगे सभी लोग कि रबी फसल का प्रमुख मौसम कौन सा है? रबी फसल हमें बताना है, रबी फसल क्वेश्चन नंबर 28। देखिए रबी फसल जो होगा
जून दिसंबर, जून में तो पूरा बोआता नहीं है, जुलाई में भी नहीं बोआता है। अभी जो है जून जुलाई में रबी फसल का तो काम नहीं है, अप्रैल में भी नहीं बोआता है, ये अक्टूबर में बोआता है और मार्च में कटने का योग्य हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं अक्टूबर से मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परे परेड़िहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? परेड़िहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। परेड़िहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जवाहरलाल जो नेहरू है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 31, बैया लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? बैया नृत्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि बैया लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपके सामने है और आपको याद रखना है कि जो बैया है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस जीव समूह में रेडियल रेडियल समिति पाई जाती है? बताएंगे सभी लोग। पूछा गया है कि किस जीव समिति में रेडियल समिति पाई जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कोडिएरिया कोनिडेरिया, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि यदि इसको जो है ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? अब बताएंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लाइकों की संख्या यार कम से कम 100 लाइक तो कर दो, 100 लाइक तो बनता है यार, कम से कम 100 लाइक भी इस क्लास को करोगे तो इससे बेहतर क्लासेस आज हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ है, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है ग्रीन का। तो यहाँ पे ग्रीन है और इसमें भी ग्रीन है, देखो ये दोनों में ग्रीन है और दोनों के बदले क्या लिखा है हम उसमें देख लेंगे, ये लिखा है और ये लिखा है, तो दोनों में क्या है NS दोनों में है, अर्थात ग्रीन भी दोनों तरफ है और NS भी दोनों तरफ है, तो NS ही हमारा राइट उत्तर है। दोनों तरफ जब मिलाएं हम तो यहाँ पे हमारा राइट उत्तर NS आ गया। मुझे लगता है कि इसमें आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वे कौन थी? भारत की पहली महिला जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वे कौन थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिनमें बताया MS सुब्रम लक्ष्मी, MS सुब्रम लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फॉर्मूला वन रेस में सामान्यतः जो है लगभग कितने लैप होते हैं? फॉर्मूला वन रेस में सामान्यतः जो है लगभग कितने जो है लैप्स होते हैं? तो जिनने बताया यहाँ पे कि जो है 65 लैप्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने 65 बता रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है किस खेल में स्मैश स्मैश शब्द का उपयोग किया जाता है? स्मैश शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को बताया बैडमिंटन उनके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ
यह कथन जो है हमें सही करना है। सबसे पहले जो है परमवीर चक्र किस महिला को दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक किसी भी महिला को परमवीर चक्र नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्योंकि किसी भी महिला को परमवीर चक्र अब तक नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 2001, 2010, 2018, 2025, 2031, तो अगला पद क्या? रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे थोड़े से भी दिमाग अगर खर्च करते हैं तो आप आसानी से कर लोगे कि 1 से 10 हुआ, यहाँ पे 9 जोड़ दिया। 10 से 18 हुआ, यहाँ पे 8 जोड़ दिया। 18 से यहाँ पे 25 हुआ, तो कितना जोड़ा है? 7। फिर यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो कितना जोड़ा है? 25 6 31। देखिए 5 4 3 2, तो यहाँ पे सॉरी 9, 9 8 7 6, तो अगला 5 हो जाएगा। 6 के बाद 5, हर बार -1 -1 -1 किया गया तो हम भी -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2036। ठीक है, ऑप्शन 25 है। 9 25 के बाद 31, 31 के बाद 36। ऑप्शन नंबर कितना है आपके 36 में? ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खेल में लव और स्माच स्मस शब्द का उपयोग होता है? ये मैंने अभी बताया था कि लव जो है किस खेल में होता है? लव। तो आप स्मस भी बता सकते हैं कि उसी में होगा, टेनिस में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जिन्होंने सीख बताया है महाकाव्य पतंजलि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब तक समाप्त नहीं होगा 21 अगस्त, तब तक हम कराएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोगों के लिए स्पेशल क्लास होगा और जिस तरीके के पेपर बन रहा है हम उसके आधार पर प्रश्नों को करा रहे हैं, बिल्कुल नया सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।